हेलो स्टूडेंट्स। रेस्पिरेशन प्लांट्स में हम जो सेलुलर रेस्पिरेशन की जो स्टेप्स पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में हमने ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया। आज हम इसकी सेकंड स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ये हमने देखा कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के जो एक मॉलिक्यूल होता है वो दो पायरुवेट में यानी कि दो पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। एटीपी बैलेंस के बारे में भी हमने जाना, उसकी जो स्टेप्स होती हैं 10, उन स्टेप्स के बारे में जाना। फॉस्फोराइलेशन, आइसोमराइजेशन, सेकेंड फॉस्फोराइलेशन, क्लीवेज, आइसोमराइजेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी सिंथेसिस, आइसोमराइजेशन, डिहाइड्रेशन एंड एटीपी सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। हम बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक अणु कई एंजाइम के प्रेजेंस में दो पायरुवेट यानी कि दो पायरुविक एसिड में टूट जाता है। तो सेकंड स्टेप है वो है एसिटाइलेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या होता है एसिटाइलेशन? जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले एसिटाइलेशन होना बहुत आवश्यक है। ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करने से पहले डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा दो कार्बन परमाणु वाले यौगिक एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं पायरुवेट 3 कार्बन वाला है, ये फिर से 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण हुआ है। पायरुविक डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में क्रिया होती है और NADH2 का निर्माण होता है। यह एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। ग्लाइकोलाइसिस की तरह एसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण की अभिक्रिया भी साइटोप्लाज्म में होती है और इसके पश्चात ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। जो एसिटाइलेशन की क्रिया है वो हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ क्रेब्स साइकिल की क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण एरोबिक रेस्पिरेशन की एक प्रकार से प्रारंभिक क्रिया होती है। पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज नामक एंजाइम के सहायता से होता है। एक प्रकार से एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 एंजाइम होते हैं। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज होता है, लाइपोट एसिटाइल ट्रांसफेरेज होता है और लाइपोट डिहाइड्रोजनेज होता है। डीकार्बोक्सिलेशन की संपूर्ण प्रक्रिया में 5 कोफैक्टर्स की भी आवश्यकता होती है। जो कोफैक्टर्स हो सकते हैं वो मैग्नीज आयन हो सकते हैं, थायमीन पायरोफॉस्फेट यानी TPP हो सकता है, कोएंजाइम ए और पैंथोथेनिक एसिड और लाइपोइक एसिड एंड निकोटामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये 5 कोफैक्टर्स हैं। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनने की प्रक्रिया को हम निम्न स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो पायरुवेट होता है तो थायमीन पायरोफॉस्फेट से जुड़कर एक अस्थायी TPP कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका तुरंत कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो पायरुविक एसिड है वो TPP कॉम्प्लेक्स क्रिया करके एक अनस्टेबल पायरुवेट में चेंज होता है जिसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन से TPP एसीटेट का निर्माण होता है और CO2 निकलती है। हाँ, यदि हम दूसरी स्टेप देखें तब देखें कि डीकार्बोक्सिलेशन के कारण TPP कॉम्प्लेक्स में उपस्थित एसिटिक ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है और अगले स्टेप में TPP एसीटेट से TPP का विस्थापन जो होता है वो लाइपोइक एसिड द्वारा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एसिटाइल हाइड्रोलाइपोट बनता है। देखिए, इस प्रकार से हम देख रहे हैं TPP एसीटेट है, लाइपोइक एसिड है, लाइपोइक एसिड ट्रांसफरेज के एंजाइम की प्रेजेंस हुई, एसिटाइल हाइड्रोलाइपेट का निर्माण हुआ और TPP का निर्माण हुआ।
यह क्रिया लाइपोट एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा कैटालाइट हो रही है, ये भी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होती है, जो लास्ट स्टेप है, इसमें एसिटाइल हाइड्रोलिपोट में उपस्थित एसीटेट ग्रुप कोएंजाइम ए द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एसिटाइल कोएंजाइम बनता है और लाइपोइक एसिड रिड्यूस हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जो पायरुविक एसिड है उससे एसिटाइल कोएंजाइम बनता है और लाइपोइक एसिड रिड्यूस फॉर्म में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखें, जो कोफैक्टर NAD होता है वो रिड्यूस्ड लाइपोइक एसिड का पुनः ऑक्सीडेशन करता है। जैसे लाइपोइक एसिड है, NAD है जो रिड्यूस फॉर्म में है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में ला देता है और NADH बनता है। रिड्यूस्ड लाइपोइक एसिड का ऑक्सीडाइज फॉर्म में रीजनरेशन ही एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण में केवल ऑक्सीडाइज लाइपोइक एसिड का ही प्रयोग होता है। हेक्सोस शुगर के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और उनसे एसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण में NADH के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। प्रत्येक NADH के रिड्यूस होने पर ATP के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इस प्रकार हम देखें, इस पूरी रिएक्शन को हम देखें तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। पायरुविक एसिड कोएंजाइम A प्लस NAD, ये क्रिया जो हो रही है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में हो रही है। एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, NAD बनता है तथा CO2 बनता है। तो इस प्रकार हमने ये दूसरी स्टेप देखी, जिसमें जो पायरुविक एसिड था वो एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, क्योंकि यह एक प्रूफ फैक्ट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली क्रेब्स साइकिल के माध्यम से होता है, परंतु जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें बना हुआ जो पायरुविक एसिड है वो डायरेक्ट भाग तो ले नहीं सकता क्रेब्स साइकिल में। तो जब तक ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक ये समझ लीजिएगा क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ जो ये पायरुवेट है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तथा डिफरेंट जो कोफैक्टर्स हैं उनकी प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन द्वारा कोएंजाइम ए से रिएक्शन करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेता है, यानी कि कुल मिलाकर एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाता है। अब हम इसकी अगली स्टेप क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्रेब्स साइकिल ऑल्सो कॉल्ड TC या सिट्रिक एसिड साइकिल, स्टेप बाय साइक्लिक कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू CO2 एंड H2 विद रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी कि इसमें क्या होता है, साइक्लिक स्टेप बाय साइक्लिक ऑक्सीडेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है पायरुविक एसिड का, और CO2 H2O एनर्जी रिलीज होती है। नेम्ड आफ्टर हैंस क्रेब हु ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। जो क्रेब साइकिल नाम दिया गया है वो साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है, क्योंकि इस साइकिल में पूरी होती हैं सारी रिएक्शंस। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे हैंस क्रेब, जिन्होंने 1948 में इस साइकिल को दिया, उन्होंने इसको क्रेब साइकिल कहा। और इस क्रिया में जो CO2 होती है वो डिफरेंट स्टेप पर निकलती है। Na2, NADH2 व FADH2 भी डिफरेंट स्टेप में उत्पन्न होते हैं। अब देखते हैं ये क्रिया कितने स्टेप में पूरी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है और इसमें कोई भी ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम नहीं होता। एक नज़र माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में डालते हैं, देखिएगा किस प्रकार से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टल, ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, इसमें क्रिस्टल निकले हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी है कि क्रेब साइकिल जो उसमें हो रही है उसको भी शो किया गया है इस डायग्राम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की भी बात की गई है। इसका जो फंक्शन होता है, ATP की सिंथेसिस होती है और ये मेजर सोर्स होता है एनर्जी का। ठीक है, इस प्रकार से दिखाई देती है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस बोलते हैं इसको एनर्जी का। इस प्रकार हम देखें जो क्रेब साइकिल है वो कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो निम्न रिएक्शंस होती हैं। जैसे पहली रिएक्शंस हैं कंडेंसेशन, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम A
कंबाइन विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन की ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन की सिट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड फर्स्ट डिहाइड्रोजनेस टू फॉर्म सिस एकोनिटिक एसिड एंड देन डिहाइड्रेट टू फॉर्म आइसोसिट्रिक एसिड। इस स्टेप में आइसोमराइजेशन होता है। पहले क्या होता है, सिट्रिक एसिड डिहाइड्रेट होता है सिस एकोनिटिक एसिड में, उसके बाद रिहाइड्रेट होता है आइसोसिट्रिक एसिड में। अगला स्टेप जो होता है इसमें होता है डिहाइड्रोजनेशन का। इसमें आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप डिकार्बोक्सिलेशन का। विद रिलीज ऑफ CO2 ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट टू अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड। 5वीं स्टेप जो होती है वो होती है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप में क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड ऑक्सीडाइज एंड डिकार्बोक्सिलेट and the product combined with coenzyme A to form succinyl coenzyme A। अगला स्टेप है ATP सिंथेसिस। succinyl coenzyme A is hydrolyzed to succinic acid। नेक्स्ट स्टेप dehydrogenation। succinic acid is oxidized to fumaric acid। नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रेशन। fumaric acid is converted to malic acid by addition of water। malic acid is then oxidized to form ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, सारी रिएक्शन सर्किल में होती हैं। देखिएगा पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस में कहाँ वाटर ऐड होता है, कहाँ पर NaDH2 का निर्माण हो रहा है, सारा कुछ स्लाइड में क्लियर है। देख लीजिएगा, इनको ध्यान से देखेंगे। तो इस प्रकार हमने रेस्पिरेशन की सेकंड और थर्ड स्टेप पढ़ी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की। अगली स्टेप जो है ATS है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टोटल ATP के बारे में भी बात करेंगे कि कितने ATP क्रैब साइकिल से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने क्रैब साइकिल एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम स्टेप पढ़ी। ऐसे एक तरह से एसिटाइलेशन क्रैब साइकिल के बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।